नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, एक बहुत ही रोचक विषय एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने सुना होगा और इससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा ओवर जनरलाइजेशन है। इस चीज़ से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया गया है और लाखों रुपए के रेमेडीज़ बताए जाते हैं इस दोष को बताकर। इस दोष का नाम है काल सर्प दोष। आज के इस वीडियो में काल सर्प दोष से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं उसको मैं उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा। और काल सर्प दोष क्या हमेशा खराब रिजल्ट्स देता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे ये समझें कि काल सर्प दोष वाकई में मेरी कुंडली में खराब रिजल्ट्स देगा, उसको पहचानने के क्या तरीके हैं और साथ ही वो कौन से एकदम बिल्कुल सरल उपाय हैं जिनको करके हम इस काल सर्प दोष से निजात पा सकते हैं, इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, काल सर्प दोष उन 3 दोषों में से एक है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोगों को डराने के लिए किया जाता है। और मैंने 2 तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं। एक तो वो जो काल सर्प दोष को यूज़ करते हैं लोगों को डराने के लिए। दूसरा, मैंने वैसे भी एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो कहते हैं कि काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है, इसको बिल्कुल ब्रश ऑफ कर देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दोनों ही अतिशयोक्ति है। रियलिटी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। आप लोग यदि ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि काल सर्प दोष उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारी कुंडली में सारे प्लैनेट्स राहु एवं केतु के एक साइड में आ जाए। इसका मतलब है कि एक हाफ, आधा जो होता है कुंडली का वो बिल्कुल खाली होता है और बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं राहु और केतु के अलावे वो सब एक साइड में होते हैं। इस कुंडली के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 1st और 7th हाउस में राहु एवं केतु को रखा है और उसके सिर्फ एक साइड में आप देखिए बाकी सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। इस कंडीशन को काल सर्प दोष कहा जाता है। क्या वाकई में काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है? कुछ ज्योतिषियों को मैंने कहते सुना है कि काल सर्प दोष किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। ये बात सही है कि इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। काल सर्प दोष जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके के कंडीशन का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में है। कहीं पर इसको सर्प दोष कहा गया है, कहीं पर इसको सर्प श्राप कहा गया है। नाग दोष में भी कुछ इसी तरीके के कंडीशंस का उल्लेख है। तो ये मान लेना कि ये दोष है ही नहीं, बिल्कुल ये गलत होगा। सच्चाई ये है कि राहु मुख है और केतु टेल है। इन दोनों के बीच में जब सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो एक बंधन तो बनता है। सारे प्लैनेट्स एक तरीके से एक ही साइड में बंध जाते हैं। हमारा हॉरोस्कोप जो है वो 1 साइडेड हैवी बन जाता है और दूसरा साइडेड बिल्कुल लाइट, यानी कि अनबैलेंस्ड हॉरोस्कोप हो जाता है। लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि काल सर्प दोष किन कंडीशंस में ज्यादा इफेक्ट करेगा। काल सर्प दोष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये व्यक्ति के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ये व्यक्ति के बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, या तो बच्चे होंगे ही नहीं या होने के बाद कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये व्यक्ति के कैरियर को, व्यक्ति के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सवाल है कि किन कंडीशंस में ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा और इसको आसानी से पहचानने का क्या तरीका है। क्या हर काल सर्प दोष एक ही तरीके का होगा और एक ही तरीके का रिजल्ट्स देगा? क्या काल सर्प दोष अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता?
ऐसे तमाम सवाल हैं हम लोगों के मन में। ज्योतिष के विद्यार्थी पूछते रहते हैं, कई बार कमेंट्स में भी, वैसे भी व्हाट्सएप पर भी कई क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। आपको मैं बिल्कुल सरल तरीका बताता हूं। देखिए, दो कंडीशन बन सकते हैं। एक कंडीशन वो है जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के एक साइड में हों और प्लैनेट्स का मूवमेंट राहु की तरफ है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं। यदि वो राहु की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन है कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु के साइड में हैं, एक साइड में, लेकिन सारे प्लैनेट्स केतु की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस अलग हो जाते हैं और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को कुंडली के माध्यम से समझाता हूं। आप सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, राहु लग्न में है, केतु 7th हाउस में है और सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के लेफ्ट साइड में है। ये प्लैनेट्स आप देखिएगा तो इनका मूवमेंट केतु की तरफ हो रहा है और केतु चूंकि उल्टा चलते हैं इसलिए केतु भी प्लैनेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा योग है जिसमें सारे प्लैनेट्स राहु को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और केतु की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन आप देखिए, इसमें केतु 1st हाउस में है, राहु 7th हाउस में है और सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट राहु की तरफ हो रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, राहु को सर्प का मुख कहा जाता है। यदि प्लैनेट्स राहु की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि राहु में इन प्लैनेट्स को डसने की, ग्रसने की शक्ति है। ऐसे कंडीशन को ही काल सर्प दोष कहा जाता है। इसमें काल सर्प दोष का ज्यादा प्रभाव होगा हमारे लाइफ में। जो पहला केस मैंने दिखाया जिसमें सारे प्लैनेट्स केतु की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको तो बहुत सारे विद्वानों को मैंने देखा है, उसको काल सर्प दोष कहते ही नहीं है, उसको काल अमृत योग बोलते हैं। और कुछ कंडीशंस में, खास करके स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए, ऐसा योग बहुत काम करता है। मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए हो सकता है वो बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि यदि पहले वाला कंडीशन हो, यानी कि सारे प्लैनेट्स यदि केतु की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर काल सर्प दोष का प्रभाव सिर्फ 15 या 20% ही रह जाता है। जबकि यदि सारे प्लैनेट्स राहु की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर वो 100% प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो आप ये जरूर डिफरेंशिएट कीजिए जब भी कुंडली देखिए, और यदि काल सर्प दोष आपको नजर आता है किसी कुंडली में, तो सबसे पहले ये ट्राई कीजिए देखने का कि प्लैनेट्स का मूवमेंट राहु की ओर हो रहा है या केतु की ओर हो रहा है। यदि राहु की ओर हो रहा है तब चिंता करने की बात है। केतु की तरफ यदि मूवमेंट हो रहा है तो चिंता रहेगा, लेकिन बहुत हद तक वो कम जाएगा। तो पहला पॉइंट मेरे समझ से ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के माइंड में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कंडीशन की। काल सर्प दोष को जब भी आप जज कीजिए किसी भी हॉरोस्कोप में, तो ये जरूर देखिए कि काल सर्प के जद में, उसके प्रभाव में लगन आ रहा है या नहीं। यदि मान लीजिए सारे प्लैनेट्स राहु की तरफ मूव कर रहे हैं और राहु केतु एक्सिस के बीच में ही जिधर प्लैनेट्स हैं उधर ही लग्न आ रहा है, इसका मतलब लग्न राहु केतु के एक्सिस के अंदर है, इसमें भी प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन पर यह कुंडली दिखा रहा हूं। पहले केस में देखिए, 12th हाउस में केतु हैं और 6th हाउस में राहु हैं। सारे प्लैनेट्स राहु की तरफ मूव कर रहे हैं और लग्न भी इसी बीच में आता है। 12th और 6th के बीच में जिधर सारे प्लैनेट्स हैं उधर ही लग्न भी आ रहा है, यानी कि यहां पर लग्न प्रभावित हो गया। तो इस काल सर्प दोष का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। ये मैं आपको काल सर्प दोष को जज करने का फाइनर पॉइंट्स बता रहा हूं। अब ये दूसरी कुंडली को देखिए आप अपने स्क्रीन पर। यहां केतु 2nd हाउस में है, राहु 8th हाउस में है। सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट राहु की तरफ हो रहा है, लग्न इससे बाहर है।
काल सर्प दोष ये भी है क्योंकि सारे प्लैनेट्स एक तरफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका मूवमेंट राहु की तरफ है। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि लग्न इस काल सर्प दोष से बाहर है। लग्न का मतलब हमारा फिजिकल सेल्फ। यदि लग्न काल सर्प दोष के जद से बाहर रहता है तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कुछ ही सही लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा आंशिक काल सर्प दोष। नए नए टर्म्स हम लोग निकालते रहते हैं। आंशिक काल सर्प दोष यदि पूछिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से ये क्या है भाई, तो बताएगा देखिए सारे प्लैनेट्स तो हैं राहु केतु एक्सिस में, सिर्फ एक प्लैनेट बाहर है, तो ये आंशिक काल सर्प दोष हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर, आप देखिए। इसमें आप देखिए सारे प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस में हैं, प्लैनेट्स का मूवमेंट राहु की तरफ हो रहा है, जुपिटर उससे बाहर है। इसको लोग बता देते हैं ये आंशिक काल सर्प दोष है। मेरे समझ से ये काल सर्प दोष नहीं है, एक प्लैनेट इससे बाहर है। अब मैं आपको दूसरा कुंडली दिखा रहा हूं। आप इसमें देखिए सारे प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस के अंदर हैं, चंद्रमा सिर्फ बाहर है। कुछ हद तक इसको आप आंशिक काल सर्प दोष कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ऐसा जब ग्रहों का कंडीशन रहेगा तो हर 15 दिन में चंद्रमा फिर से वापस राहु केतु एक्सिस में आ जाएगा और पूर्ण काल सर्प दोष बन जाएगा। तो ऐसे समय में यदि किसी का जन्म हुआ हो और उसको यदि आंशिक काल सर्प दोष कहता है तो वो कुछ हद तक सही है। तो अब ये फाइनर चीजें जो है काल सर्प का, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि क्या काल सर्प दोष के लिए बहुत भारी रेमेडी करेंगे तभी इससे निजात मिलेगा? लोग ऐसे ऐसे रेमेडीज बताते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों को। ऐसे रेमेडीज बता देते हैं जो करना संभव नहीं होता। मान लीजिए किसी को कह दिया त्रयंबकेश्वर जाओ, वो आदमी कनाडा में रहता है, कैसे आएगा जाएगा वो? और आएगा जाएगा तो खर्च कितना होगा, काम धंधा छूटेगा वो अलग। या भारत में ही हर व्यक्ति त्रयंबकेश्वर जाकर या उज्जैन जाकर पूजा करवाने में सक्षम नहीं होता है। आप यदि जाकर करवा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन स्वयं यदि आप कुछ करते हैं तो वो सबसे अच्छा रेमेडी है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा रेमेडी बताता हूं जो आप बहुत आसानी से कहीं भी रहते हैं कर सकते हैं, और इसमें आपको 500-600 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। मैं जो सामान बता रहा हूं ये आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले चांदी का 2 नाग, छोटे छोटे नाग और नागिन का जोड़ा मिलता है, आप किसी भी सुनार के दुकान में जाएंगे वहां मिल जाएगा, या तांबे का भी ले सकते हैं, हार्डली 200-300 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए, 1.25 मीटर काला कपड़ा कॉटन का मिल जाएगा आपको, एक नारियल जिसमें रेशा लगा हुआ हो, नारियल में पानी भी हो, 1.25 किलो जौ बार्ली, 1.25 किलो उड़द, होल उड़द, अक्खा उड़द, दाल नहीं, जो ब्लैक दाने होते हैं उड़द के वो, 1.25 किलो काला तिल, और अपने घर से कोई भी एक आयरन का जंग लगा हुआ टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, वो कोई कील भी हो सकता है। ये सब लेकर किसी भी शनिवार को शनि देव के मंदिर में चले जाइए, वहां पर इन चीज़ों को शनि देव का जो भी मूर्ति है या फोटो है उस पर रख दीजिए। कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के पहले उसको 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए और शनि देव के फोटो या मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान जो भी दोष है मेरी कुंडली में उसका निवारण हो। एकदम सिंपल है, साल में एक बार किसी भी शनिवार को कर लीजिए, मुश्किल से 500-600 रुपये में आपका काम हो जाएगा। हर साल एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे
मैं एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को अपने पूजा में जरूर सम्मिलित कीजिए। काल सर्प दोष में भी लाभ होगा और दूसरे चीजों में भी लाभ होगा। इस मंत्र को कहते हैं आदिशेष गायत्री मंत्र। ओम सहस्त्र शीर्षाय विद्महे विष्णु तल्पाय धीमहि तन्नो आदिशेष प्रचोदयात्। छोटा सा 2 लाइन का मंत्र है। आप चाहें तो 108 एक माला 3 या 4 मिनट में रोज दिन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके अलावे भगवान शिव की उपासना आप रेगुलर यदि करते हैं, मन में संकल्प लेके कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, उसका निवारण हो, तो ये बहुत अच्छा है। देवी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा यदि करते हैं तो ये भी काल सर्प दोष में बहुत लाभ देता है। इन रेमेडीज को आप करते रहिएगा तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राहु और केतु के प्लेसमेंट के अनुसार आपकी कुंडली में कौन से तरीके का काल सर्प दोष है, पिछले जन्म में कौन सा कर्म किए होंगे तो ऐसा काल सर्प दोष आपको मिला है, इस जन्म में उसका क्या रिजल्ट होगा और उसका निवारण कैसे करें। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वो मैं अलग से दूंगा क्योंकि वो एक लंबा विषय है। इस वीडियो में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा, तार्किक लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।